अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई ऐसा सवाल दे दे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसकी दूसरी साइड पे साइन या काज फंक्शन आ जाए, दोनों को हल करने का तरीका सेम है। यहाँ साइन 3x या काज 3x दिया हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, हम ये यहाँ पे देखेंगे। सेकेंडली ये है कि यहाँ पे हम साइन और काज की किसी भी किस्म का सवाल में चेंज आएगा तो हम उसको देखेंगे। याद रखें, ऐसे सवाल को हल करने का आपको पता है दो मेथड, एक तो होता है पहले वाई सी निकालना होता है पहले स्टेप में, और दूसरे में वाई पी निकालना होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं पहला स्टेप करूँ अगर, तो स्टेप नंबर 1 में मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में मुझे चाहिए क्या, वाई पी सी। वाई सी कैसे निकलता है, यहाँ पर जो कीमत दी होती है, पहले मैं यहाँ पे इसको लिख लूँ, डी स्क्र माइनस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रख के इसको हल करते हैं, इधर जो भी वैल्यू दी होती है उससे निकालते हैं। अब इसके रूट फाइंड करने हैं, तो ये बना 3d माइनस 2d प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आपको रूट नहीं निकाले जा रहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, माइनस 2d माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे d माइनस 2 और आ गया d माइनस 3। तो हमारा जो आंसर निकला है d का वो निकला है 2 और 3, ये हमें आंसर मिले हैं। अब जब स्टूडेंट इनके आंसर मिल जाते हैं तो इनको ऐसे लिख दिया जाता है, वाई सी इज़ इक्वल टू C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। ये हमने निकाल लिया वाई सी। ठीक है, इनको क्यों लिखते हैं आप तरतीब से सारी वीडियो पीछे से देखते हैं तो आपको ये कुछ भी लिखने का। तो स्टेप 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब स्टूडेंट आते हैं, हमारे पास आ गया स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप नंबर 2, दूसरे स्टेप में हमने वाई पी लिखना होता है। वाई पी कैसे लिखते होते हैं, यहाँ पर जो कीमत दी होती है डी स्क्र माइनस 5d प्लस 6, उसको यहाँ रख देते हैं और साइन 3x यहाँ पे रख दिया। अब स्टूडेंट ऐसा सवाल कोई भी आ जाए जिसमें ऐसी कोई हालत आ जाए, और बाकी भी ये सवाल हल करने के बाद मैं सारे इसके शेप्स आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या आए, तो यही तरीका करेंगे। याद रखें स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आपने जहाँ जहाँ डी स्क्र है वहाँ माइनस 3 का स्क्र रख देना है। मतलब ऐसे जहाँ भी डी स्क्र नज़र आया वहाँ माइनस 3 का स्क्र रख देना है। इससे अगर रखने से नीचे ज़ीरो हो रहा है तो फिर नहीं रखना, फिर बस तभी रखना है जब वो ज़ीरो ना हो रहा हो। ठीक है, अब देखिए, अब अगर ज़ीरो हो रहा हो तो क्या करते हैं वो हम बाद में देखते हैं। अब सपोज़ कि मेरे पास यहाँ पे मैं डी स्क्र की जगह माइनस 3 का स्क्र, यहाँ पे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो बाद दफ़ा रख देते हैं डी स्क्र इक्वल टू माइनस 3 का। इस तरह स्क्र नहीं रखना, इस तरह का स्क्र का मतलब तो 3 का स्क्र ही होगा, इस तरह का रखना है, यानी उसके साथ एक माइनस, ये माइनस बाहर है बेसिकली, यानी इसको आप यूँ भी पढ़ सकते हैं ऐसे, तो यूँ रखना होता है उसके डी स्क्र। अच्छा, जहाँ डी हो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ कुछ भी नहीं करते, वहाँ उसको रहने देते हैं। अब देखें स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ डी स्क्र की जगह माइनस 3 का स्क्र रखा और ये ज़ीरो ना हो रहा हो तो फिर मैं रख दूंगा, अगर ज़ीरो हो रहा है तो फिर नहीं रखूँगा, फिर कुछ और करूँगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। अब देखें स्टूडेंट, मैंने क्या किया, वाई पी, अब यहाँ पे लिख दिया 1 ओवर, ये जो डी स्क्र था इसकी जगह मैंने रख दिया माइनस 3 का स्क्र। अगर इस 3 की जगह यहाँ 5 होता तो यहाँ माइनस 5 का स्क्र लिख देता। अच्छा, यहाँ पे पीछे अगर कोई कांस्टेंट होता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहीं रहता, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देते हैं। ठीक है, तो उससे नहीं कोई फ़र्क पड़ता यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट क्या हुआ, यहाँ पर आ गया माइनस 3 का स्क्र, आगे आ गया माइनस 5, डी को डी रहने देना है क्योंकि सिर्फ जहाँ डी स्क्र था वहाँ पुट करना है, आगे आ गया साइन 3x। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट क्या हुआ कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1 ओवर माइनस 3 का स्क्र माइनस 9 में से 6 निकलेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3 माइनस 5d इंटू साइन 3x। ठीक है, तो ये बना लिया हमने। क्या किया, इसको हमने लिख दिया 6, ये माइनस 9 है, 9 प्लस 6 जो है माइनस 3 हो गया, और ये माइनस 5d, और यहाँ आ गया साइन 3x। अब देखें, ये वाला सवाल दोबारा हल करना है। अगर यहाँ डी स्क्र होता तो हम वैल्यू पुट करते, तो यहाँ पे तो डी स्क्र है ही नहीं, तो फिर हम खुद से डी स्क्र यहाँ बनाते हैं। आपको पता है डी स्क्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है सवाल को। तो मैं यहाँ पे पहले ये जो माइनस है दोनों में कॉमन, ये ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ 3 प्लस 5d लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको माइनस से परेशानी ना हो। ऐसे कर लिया। अब मुझे यहाँ पे डी नहीं डी स्क्र चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मैं इस सवाल को तभी हल कर सकता हूँ अगर डी स्क्र हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने पास से इसको करता हूँ बच्चों रेशनलाइज। कैसे, ऐसे करके ना, तो 3 माइनस 5d ओवर 3 माइनस 5d, और आगे साइन 3x मैंने अपने पास से रखा। अब मैंने मैथमेटिकली गलत भी नहीं किया, जो चीज़ मैंने मल्टीप्लाई की उससे डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर बन गया है माइनस
3 माइनस 5d और नीचे बन गया है, फार्मूला बन गया है कि इसका a का स्क्वायर यानी ये और माइनस b का स्क्वायर ऐसे कर दिया, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया और इधर आ गया साइन 3x। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये हुआ कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 5d माइनस 3, आपको पता है क्योंकि ये माइनस हो जाएगा वो प्लस, तो मैंने उसको इधर उधर लिख दिया। नीचे आ जाएगा 9 माइनस, आप देखिए 5d का स्क्वायर मतलब 25 और जो d स्क्वायर है उसकी जगह रख देंगे -3 का स्क्वायर। आपने अभी पढ़ा कि जहाँ d स्क्वायर होता है यानी 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, d स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया -3 का स्क्वायर, ये रखा। आगे क्या लिखा हुआ है साइन 3x। अब स्टूडेंट ये बना 5d माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 25 इंटू -3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा -9, ठीक है, इंटू साइन 3x। ऐसे करते करते देखें नीचे से d ख़त्म हो गया है, इसी को हम ख़त्म करना चाहते होते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट आ गया 5d माइनस 3 ऊपर और साथ में ऊपर आ गया साइन 3x, और नीचे जो है ना इसको हम किसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर देगा ये, अगर मैं इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या देगा, या मैं इसको मुझे मल्टीप्लाई नहीं होता ना तो मैं 9 कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 25, पता है ना क्यों, ये तो प्लस हो गया था तो ये बना 26 टाइम क्या बना, आप समझ गए होंगे। मुझे मल्टीप्लाई करने में टेबल नहीं आता अगर, तो मैं कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ऊपर आ गया 5d माइनस 3 इंटू, आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। 3x डिवाइडेड बाई ये हो गया 26 मल्टीप्लाई बाई 9। अब मुझे 26 मल्टीप्लाई बाई 9 वहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी उसको रहने दें। ये जो ऊपर है इसका क्या करें, d तो ख़त्म करना है आपने। d का मतलब होता है अगर d ऊपर पड़ा हो तो उसका मतलब होता है डेरिवेटिव। अब इसका हम ले लेंगे 5 और इसका ले लेंगे डेरिवेटिव, d मीन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेंगे साइन का तो वो क्या हो जाएगा cos 3x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, और फिर 3x का क्या आएगा डेरिवेटिव 3, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 15। आप समझदार हैं मैंने क्या किया। आगे आ गया -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, ठीक है। तो ये हमने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हल किया, और नीचे क्या आ जाएगा 9 6 54, और ये बन गया मेरे पास, अगर ये 3 से कटता नहीं, कट रहा है मेरे पास, 3 से कट रहा है, मैं अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा मैंने क्या किया, ऊपर से 3 कॉमन लिया, जब 3 कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में, अब ये सवाल ख़त्म हो चुका है, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। cos ऑफ 3x, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया और यहाँ बचेगा माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 26 इंटू 9। अब ये 3 9 हो गया। अब 26 को जस्ट हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो भी है वो आंसर आ जाएगा, और ये हमारे पास निकला है बच्चों YP, ठीक है। तो ये कितना बनता है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, ठीक है। ये मुझे मिल गया 5 cos 3x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 6 3 18, 1 कैरी किया, 3 2 6 और 1 7, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो है ये मुझे YP मिल गया है। अब स्टूडेंट जब YP मिल जाता है तो आपने क्या करना होता है, y लिखना होता है लास्ट स्टेप में, y इज इक्वल टू YC प्लस YP। अब मैं आता हूँ कि ये तो चले आंसर आ जाएगा जब हम ऐड करेंगे कि हमें इस सवाल में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। याद रखें स्टूडेंट, अगर ये सवाल यहाँ साइन की जगह अगर काज आ जाए तो देन फिर पूरा यही स्टेप्स रहेंगे, सब यही स्टेप रहेंगे। सिर्फ फ़र्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर जब काज का डेरिवेटिव लूँगा तो वो माइनस साइन आएगा और यहाँ पे जो है ना वो काज ही रहेगा, यानी बस यहाँ पे आके फ़र्क पड़ेगा, बाकी सारे प्रोसेस सेम रहता है। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव जब लेंगे तो उससे बाकी सारा स्टेप वही, जैसे यहाँ काज आ जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपका सवाल है कि सर अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाए तो क्या करेंगे, तो मैंने ये बताया कि अगर कांस्टेंट आ जाए तो फिर आप क्या करोगे कि कांस्टेंट को कुछ भी नहीं करोगे, साथ लिखते रहोगे और उसको यहाँ की पुट नहीं करेंगे कांस्टेंट को, जैसे यहाँ अंदर जो वैल्यू मौजूद होती है उसी को पुट किया जाता है माइनस के तौर पे। अच्छा, अब अगला सवाल है कि अगर ये दो पार्ट में हुआ, जैसे यहाँ साइन भी हुआ और साथ में काज भी हुआ, तो फिर क्या करेंगे। याद रखें, फिर आपको पता है कि जब आप साइन और काज के लिए करेंगे तो ये जो बनेगा ना YP, एक हिस्सा ये भी होगा दूसरा भी होगा, दोनों एक साथ पैरेलली हल कर लेंगे। आंसर जब आएगा ना एंड में तो एक आंसर एक पार्ट में होगा इस तरह और एक और पार्ट होगा आंसर का, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपका सवाल है सर इसमें अगर एक्सपोनेंशियल भी साथ ऐड हो जाए तो ज़ाहिर है फिर एक्सपोनेंशियल हमने पिछले तरीके से सीखा हुआ है।
आप वो लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि इस तरह का कोई भी सवाल आए तो हम उसको कैसे हल करते हैं। जो मेन स्टेप है वो ये है कि डी स्क्वायर की जगह पुट करते हैं। जब सवाल की हालत ऐसी हो जाए कि हमें डी स्क्वायर ना मिले तो रेशनलाइज करके खुद से डी स्क्वायर बना लेते हैं, बना के वैल्यू पुट करते हैं और ऊपर वाले डी को डेरिवेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका सवाल। हाँ, एक सवाल और मैं आपको बता दूं। अगर सपोज मुझे कोई बंदा यूँ कह दे कि आप एक सवाल हल करो 1/d × d+1 और साथ में लिखा हुआ है sin 3x, तो याद रखें कि अगर नीचे अकेला d मिल जाए ना इस तरह का, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन। तो ऐसे सवाल को ना हम ऐसे कर देते हैं 1+d+1 ऐसे, ठीक है। और साथ में क्या कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। ये d जो है ना, जो अकेला है, ये इंटीग्रल बन के इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी cos 3x/3, ठीक है। और इंटीग्रेशन में माइनस भी साथ आएगा तो ये जो d है इंटीग्रेट होके ये बन गया। अब आपका सवाल है कि सर क्या ये इंटीग्रेट करना ज़रूरी है? नहीं। आप अगर इस तरह आगे कैसे हल करोगे, फिर इसको दोबारा डी स्क्वायर बनाओगे, बना के हल कर दोगे। डी स्क्वायर बनाना मैंने बताया, रेशनलाइज करके डी स्क्वायर बना लो और फिर वो पुट करना। लेकिन अब आपका सवाल है सर क्या ये इंटीग्रेट करना ज़रूरी है? मैं आपको ये बताऊँ ज़रूरी नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो d² + d × sin 3x। आप जहाँ पे डी स्क्वायर है उसकी जगह रख दो -1/-3 का स्क्वायर प्लस d, ये रख लो, यानी उसी तरीके से। और आगे क्या आ जाएगा का जो भी है sin 3x / जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अकेला d इस तरह अगर कॉमन मिल जाए तो उससे हम इस सवाल को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ वही प्रोसेस जो मैंने बताया है आप उसको फॉलो करें। हाँ, अगर एक सवाल ऐसा आ जाए कि 1/d या sin x, तो फिर कुछ नहीं करना, फिर इसको या तो d² बना लो या फिर दूसरा तरीका है कि इसका मतलब अकेला d हो, मीन इंटीग्रेशन कर लो सवाल की, ठीक है। तो इसका मतलब 1/d क्या होता है? इंटीग्रल को कहते हैं, ठीक। 1/d क्या होता है? इंटीग्रल को कहते हैं इसको। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि 1/d sin x को हल करो, तो मुझे पता है कह रहा है इंटीग्रेट करो, तो मैं इसकी इंटीग्रेशन लिख दूंगा, ये आंसर होगा। लेकिन अगर मैं इसको d² बनाना चाहता हूँ तो एक d ऊपर रखूँगा, एक नीचे, और यहाँ लिख दूंगा sin x। अब नीचे वाले की जगह तो -1 पुट कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। क्या बन गया? -1। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे -1 का स्क्वायर बनेगा और ऊपर क्या है? sin x। तो आपको पता है कि इसका डेरिवेटिव लूँगा, वो बन जाएगा cos -cos, और साथ में एक मसला इसमें आ रहा है, नहीं -cos नहीं +cos, और नीचे आएगा -1। तो ये वही आएगा जो दूसरे तरीके से रिजल्ट आता है। तो मैं आपसे जो बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर 1/d sin x हो तो इसका मतलब होता है कि हम इसको d² बनाए बगैर ही डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर d+2 या कुछ हो तो फिर हमें उसे रेशनलाइज करके लाजमी d² बनाना पड़ता है, तभी जाके वो सवाल हल होता है। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे मैं आगे सोल्यूशन में आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट में हम जाके देखेंगे कि इस साइड के ऊपर अगर दो जुड़े हुए आ जाएँ, बल्कि नहीं पहले अलजेब्रिक फंक्शन आए, तो फिर हम सवाल के साथ क्या करते हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।